बड़ी चीज़ें ये हैं कि ये मेरी एस्टिमेशन है, बाकी लोग डिसएग्री कर सकते हैं। बड़ी चीज़ें हैं इकोनॉमी और वॉर, ठीक है? गवर्नमेंट जो बड़ी चीज़ें करती है, सरकार बहुत कुछ करती है। मेरा मतलब है कि सरकार इस समय सब कुछ कर रही है, लेकिन जहाँ हम लोगों को मारते हैं, कैसे मारते हैं और किस पर्पज़ के लिए, और हम अपना इकोनॉमिक इंजन कैसे ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जो देश को चलाने वाला है? ये 2 बड़े सवाल हैं। और मुझे मीडिया में इन दोनों में से किसी भी मुद्दे पर डिबेट सुनाई नहीं देती, और इन दोनों पर मेरे डिसेंटिंग व्यूज़ हैं। मतलब मुझे टैक्स कोड पर गुस्सा आता है, जो मुझे अनफ़ेयर लगता है। मुझे नहीं लगता कि हमें टैक्स कोड में कैरिड इंटरेस्ट लूपहोल होना चाहिए, और लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि उनकी इनकम इन्वेस्टमेंट है और वो आधा टैक्स रेट पे कर रहे हैं किसी ऐसे इंसान की तुलना में जो हर दिन काम पर जाता है। ये वर्क को डिस्करेज करता है। ये इंटरेस्ट पे उधार देने को एनकरेज करता है, जो मुझे पर्सनली बहुत खराब लगता है। मैं इसके खिलाफ हूँ, सॉरी। और ये जो हम दुनिया भर में केओस क्रिएट कर रहे हैं, जैसे ये अभी की सबसे दुखद चीज़ है, और कोई भी फ्री फील नहीं करता इसे कहने के लिए, तो ये अच्छा नहीं है। आपको क्या उम्मीद है कि यूक्रेन वॉर कैसे खत्म हो? एक सेटलमेंट के साथ, एक रीज़नेबल सेटलमेंट के साथ। और आप जानते हो कि रीज़नेबल सेटलमेंट क्या है? जो कि एक ऐसा सेटलमेंट जहाँ दोनों साइड्स फील करें कि उन्होंने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया है, लेकिन वो इसके साथ जी सकते हैं। और मेरा मतलब है, मैं पुतिन के साथ अपनी कन्वर्सेशन में काफ़ी स्ट्रक हुआ था, इस बात से कि उन्होंने बेसिकली जो बाइडेन और नेटो को क्रिटिसाइज़ करने से इनकार कर दिया। और सच कहूँ तो एक अमेरिकी होने के नाते किसी विदेशी नेता, या हम कह सकते हैं कि किसी भी विदेशी नेता के साथ-साथ जो बाइडेन को गुस्सा दिलाना थोड़ा अजीब होगा। भले ही मुझे नहीं लगता कि जो बाइडेन एक असली व्यक्ति या सच में राष्ट्रपति हैं, लेकिन फिर भी टेक्निकली वह अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। और मैं किसी विदेशी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति पर हमला नहीं करना चाहता। मैं ऐसा नहीं करना चाहता। शायद मैं पुराने ज़माने का हूँ। इसलिए मैंने इस पर ज़ोर नहीं दिया, लेकिन मुझे यह वास्तव में दिलचस्प लगा। और क्योंकि बेशक पुतिन को जो बाइडेन पर मेरी राय पता है, उन्हें पता था कि मैंने सीआईए में अप्लाई किया था, तो उन्होंने मेरे बारे में कुछ छानबीन की होगी। लेकिन उन्होंने इसका ज़िक्र नहीं किया और न ही नाटो पर हमला किया, क्योंकि वह एक समझौता चाहते हैं। और वे इसीलिए समझौता चाहते हैं क्योंकि रूस गिरने वाला नहीं है, भले ही हमारी मीडिया झूठ बोल रही हो, ये सच नहीं है। और कोई भी इसे अब नहीं कह रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। वह चाहते हैं क्योंकि युद्ध बुरा है और ये दुनिया को ऐसे तरीके से बदलता है जिन्हें आप पहले से नहीं जान सकते। लोग मरते हैं, ये सब बहुत बुरा है, और अगर आप इसे टाल सकते हैं तो बिल्कुल टालें। तो मैं एक समाधान देखना चाहूँगा, जहाँ देखो रूस जो चाहता है, और मुझे लगता है कि शायद ये उसका अधिकार है कि उसकी सीमा पर नाटो की मिसाइलें ना हों। मुझे नहीं पता कि हम ऐसा क्यों करेंगे और हमें इससे क्या मिलेगा। अम, मैं इसे समझ ही नहीं पाता कि नेटो का उद्देश्य क्या है। मुझे नहीं लगता कि नेटो अमेरिका के लिए अच्छा है। मुझे लगता है कि यह हमारी संप्रभुता पर हमला है। अगर मैं अमेरिकी राष्ट्रपति होता तो मैं तुरंत नाटो से बाहर आता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये अमेरिका की मदद करता है। मुझे ये भी पता है कि बहुत से लोग नाटो के साथ अपनी रोज़ी-रोटी कमा रहे हैं। लेकिन फिर भी ये मेरा दृष्टिकोण है एक अमेरिकन के तौर पर। अगर मैं एक रूसी या यूक्रेनी होता, तो हम बस अब स्वतंत्र देश होते। हम अमेरिकी राज्य विभाग द्वारा नियंत्रित नहीं होते। हम सिर्फ़ अपने खुद के देश होते। मैं संप्रभुता में विश्वास करता हूँ, ठीक है? तो यही मेरा दृष्टिकोण है। और मैं एक बात ज़ेलेंस्की के बारे में भी कहना चाहता हूँ। मैंने पहले उनकी आलोचना की थी, क्योंकि उन्होंने न्यूक्लियर एक्सचेंज पर जिस तरह से हल्के-फुल्के तरीके से बात की थी, वह बेहद अपमानजनक लगी थी। क्योंकि ऐसी स्थिति में मेरे परिवार की जान को खतरा हो सकता था। मैं सच में इससे नाराज़ हूँ। जो कोई भी ऐसी बात करता है, मैं उससे नाराज़ हूँ। लेकिन मुझे ज़ेलेंस्की के लिए दुःख होता है, सच में। उन्होंने राष्ट्रपति बनने के लिए इस हालत का सामना नहीं किया। मेरा मानना है कि ज़ेलेंस्की का पूरी तरह से गलत उपयोग किया गया है, स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा, टोरिया न्यूलैंड द्वारा, हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा, और उन पॉलिसी मेकर्स द्वारा, जिन्होंने यूक्रेन को अपने जियोपॉलिटिकल महत्वाकांक्षाओं के लिए एक साधन बना लिया है। इसके अलावा कई अमेरिकी बिज़नेसेस ने अमेरिकी करदाताओं को धोखा देने के लिए यूक्रेन का इस्तेमाल किया है। यहाँ तक कि बोरिस जॉनसन जैसे कुछ लोग इस विषय से संबंधित इंटरव्यूज़ देकर अमीर बनना चाहते हैं। तो पूरी बात यह है कि ज़ेलेंस्की इसके केंद्र में है ना? वह इतिहास नहीं चला रहे हैं, नाटो और अमेरिका इतिहास चला रहे हैं, पुतिन इतिहास चला रहे हैं, और फिर ये आदमी ज़ेलेंस्की है, तो मुझे उसके लिए बुरा लगता है और मैं उनसे सहानुभूति रखता हूँ, और मुझे लगता है कि वह एक खतरनाक स्थिति में है। क्या आपको लगता है कि ज़ेलेंस्की कीव में रहने के लिए एक हीरो है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है। मेरे अनुसार आप कई चीज़ों की आलोचना कर सकते हैं। आपको उन चीज़ों की सराहना करनी चाहिए जो स्पष्ट रूप से सकारात्मक है। मैंने कुछ क्षण पहले ही कोशिश की थी। मुझे नहीं पता कि वह किस हद तक कीव में है। ऐसा लगता है कि वह यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत रहता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा। आप एक सैटेलाइट इंटरव्यू कर सकते हैं। आपको कांग्रेस से बात करने की ज़रूरत नहीं है। आप अमेरिकी नहीं हैं, तो कृपया चले जाएँ। आप काफ़ी मज़ेदार हैं, टगर। नहीं, ये बस दिल से है। ये उस झरने से निकल रहा है जो कभी बंद नहीं होता। लेकिन मैं ज़ेलेंस्की के बारे में कहूँगा, हाँ, जब तक वह यूक्रेन में है, वह अच्छा आदमी है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश 9/11 को वाशिंगटन से भाग गए थे। मैं वहाँ 3 बच्चों के साथ रहता था, और वह साउथ डकोटा के किसी एयर फ़ोर्स बेस पर भाग गए, और मुझे लगा कि वह कायरता थी, और तब मैंने ये कहा भी था। और तब मुझ पर हमला किया गया था।
और मैंने इसके बारे में न्यूयॉर्क मैगजीन में एक कॉलम लिखा था। विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन मैंने उसे महसूस किया। लीडर में ये सबसे बुनियादी बात है, जिन लोगों की आप लीडरशिप करते हैं उनकी देखभाल करना, और यह नंबर 1 है। जैसे पिता अपने बच्चों की, ऑफिसर अपने सैनिकों की, उसी तरह एक राष्ट्रपति को अपने लोगों की परवाह करनी चाहिए। और यह बेशक आपको अगले जरूरी तत्व की ओर ले जाता है, जो कि है साहस, शारीरिक साहस, और मुझे इसमें विश्वास है। और मैं कोई सख्त आदमी नहीं हूं, लेकिन यह स्पष्ट है, अगर आप इंचार्ज हैं, जैसे मैं अपने घर में हूं, और अगर कोई अंदर घुस गया है, तो मैं अपनी पत्नी से नहीं कहने वाला, हे बेबी, जाओ उस चोर का सामना करो। मैं इसे संभालूंगा क्योंकि मैं पिता हूं। तो अगर आप एक देश के राष्ट्रपति हैं और आपकी राजधानी पर हमला होता है, जैसे हमारे साथ पेंटागन में हुआ, और आप भाग जाते हैं। जब सीक्रेट सर्विस ने मुझसे कहा, तो मैंने सोचा, तुम्हें किसने जिम्मेदारी दी है? यहां कौन है जो बॉस है? सीक्रेट सर्विस। आप समझे मेरा मतलब क्या है? मुझे वह पूरी तरह से निंदनीय लगा। और जब मैंने ऐसा कहा तो मुझे बड़ा लेक्चर मिला, रिपब्लिकन से ही नहीं बल्कि डेमोक्रेट से भी। ओह, खुद को उस पोजीशन में रखकर देखो। और मैंने सोचा, ठीक है, मुझे नहीं पता कि मैं उस तरह के तनाव में क्या करूंगा। मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा तनाव होगा। एक चीज जो मैं नहीं करूंगा वह है भागना, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते। और अगर आप अपने देश के लिए जान देने को तैयार नहीं हैं, तो आपको उसे लीड करने का हक नहीं होना चाहिए। तो हाँ, अगर जेलेंस्की वास्तव में ज्यादातर समय यूक्रेन में है, तो आमीन। ओके, एक सेकंड। ये इस बारे में नहीं है कि वह ज्यादातर समय यूक्रेन में है या मैंने नहीं। सोचा कि यही तो तारीफ नहीं की नहीं बात नहीं थी। युद्ध की शुरुआत में, जब कीव में टैंक थे, जब बहुत से लोग सोच रहे थे कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति अपनी बंदूकें कीव की ओर तान रही है और इसे हथिया लिया जाएगा, और एक ऐसा आदमी, एक नेता जो उस शहर में रहता है, कहता है, चलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जब उसके आसपास के सभी लोग भाग जाने को कहते हैं, जब उसके आसपास सभी को विश्वास था कि शहर ले लिया जाएगा या कम से कम नष्ट कर दिया जाएगा, लेकिन तब भी वह रुकने का विकल्प चुनता है। आपको बहुत से नेताओं के बारे में पता है, कितने नेता रुकना चाहेंगे? खैर, जब तालिबान आए, तो अफगानिस्तान के नेता, जो अमेरिकी समर्थन प्राप्त नेता थे, एक अमेरिकी विमान में अमेरिकी डॉलर लेकर भाग गए, और जाहिर है वह अब उन डॉलर पर ही जी रहे हैं। तो हाँ, बहुत सा डरपोक व्यवहार है, उसके लिए अच्छा है। मैं शायद इसे थोड़ा अलग तरीके से देख रहा हूं। यानी विकल्प क्या है? आप देश के नेता हैं, आप छोड़ नहीं सकते। जैसे स्टालिन ने युद्ध के दौरान कभी मॉस्को नहीं छोड़ा था, जैसा कि वह जर्मनों से 1 साल तक घिरे हुए थे, और फिर भी वह नहीं हटे। जब मैं रूस में था, तब लोग कहते थे कि स्टालिन कभी नहीं गए, वह देश के नेता हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये बेशक एक बुनियादी बात है, लेकिन हाँ, आपने एक दिलचस्प सवाल उठाया है, और वह ये है कि कीव का क्या? क्या आपको लगता है कि रूस कीव को तबाह नहीं कर सका? बेशक जाहिर है कि वे ऐसा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? खैर, मिलिट्री के नजरिए से देखा जाए तो जवाब है कि शहरी युद्ध बेहद मुश्किल होते हैं। क्या आपको लगता है कि पुतिन कीव पर कब्जा करना चाहते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि उन्होंने उम्मीद की थी कि जेलेंस्की भाग जाएंगे और कोई और सत्ता में आ जाएगा। हाँ, शायद ये हो सकता है कि ये पूरी तरह से सच हो, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं लगता, मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि पुतिन ने जेलेंस्की के बारे में ऐसा क्यों किया। मैंने कभी उनसे ये नहीं पूछा। लेकिन ये सोचना गलत होगा कि ये पुतिन और जेलेंस्की के बीच की प्रतियोगिता है, ये पुतिन बनाम अमेरिकी विदेश विभाग है। मेरा मतलब है, इसलिए मैंने कहा कि मुझे जेलेंस्की के लिए खेद है। जैसा कि मैंने कहा, हम यूक्रेनी नौकरशाहों की पेंशन का भुगतान कर रहे हैं, इसलिए यूक्रेनी सरकार अमेरिकी सरकार से स्वतंत्र नहीं है। और हो सकता है कि आप इसे ठीक कहें या इसके खिलाफ हों, लेकिन आप डेमोक्रेसी शब्द के साथ इसका समर्थन नहीं कर सकते, क्योंकि यह डेमोक्रेसी नहीं है ना? खैर, इसी वजह से यह दिलचस्प है क्योंकि उन्होंने कभी नाटो का उल्लेख नहीं किया। वह एक समझौता चाहते हैं, वह एक सेटलमेंट चाहते हैं, वह उनके साथ शब्दों की लड़ाई नहीं चाहते, और वह बस इसे खत्म करना चाहते हैं। और उन्होंने शांति समझौते में कई प्रस्ताव दिए, और अगर इजरायलियों ने हमें बताया नहीं होता तो हमें पता भी नहीं चलता कि ये हुआ था। और मैं सचमुच आभारी हूं कि स्टेट डिपार्टमेंट ने इसे रोकने के लिए जॉनसन को भेजा। और ऐसा लगता है कि मेरी राय में बोरिस जॉनसन एक खोखले इंसान है। हालांकि क्या होगा अगर आप बोरिस जॉनसन होते और आप अपना पूरा जीवन यह कहते हुए बिताते, मैं यूक्रेन के लिए हूं, और आपके कार्यों के परिणाम स्वरूप वे सभी बच्चे मारे गए, और लाइनों में सचमुच कोई बदलाव नहीं आया है। ये यूक्रेन की जीत नहीं रही है। ये ऐसा है, अगर आपने ऐसा किया तो आपको अपने बारे में कैसा महसूस होगा? मैंने खुद कई बुरी चीजें की हैं, मुझे उनका पश्चाताप है, लेकिन मैंने कभी बिना कारण के युद्ध को लंबा नहीं खींचा। मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही गंभीर पाप है। हाँ, आपने सही कहा, यह एक विफलता थी। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि नेताओं के बीच चर्चा करते रहने से बार बार सफलता हासिल करना असंभव है। खैर, अभी तक अमेरिकी सरकार ने बातचीत की कोई इजाजत नहीं दी है, और मेरे लिए यही सबसे परेशान करने वाली बात है।
रूस जो करता है उसमें मेरी कोई भागीदारी नहीं है, न ही यूक्रेन से। मैं न तो रूसी हूं और न ही यूक्रेनी। मैं एक अमेरिकी हूं जो अपने देश पर विश्वास करते हुए बड़ा हुआ। मैं अपने टैक्स डॉलर से अपने देश का समर्थन कर रहा हूं। मैं इस बात की परवाह करता हूं कि अमेरिकी सरकार क्या करती है, क्योंकि वे यह मेरे नाम पर कर रहे हैं, और मैं इसकी बहुत परवाह करता हूं क्योंकि मैं अमेरिकी हूं। हम शांति के लिए रुकावट हैं, जिसका मतलब है कि हम इन निर्दोष लोगों को कीव के सार्वजनिक पार्कों से जबरदस्ती बाहर निकालने और मरने के लिए भेजने के लिए जिम्मेदार हैं। आखिर क्यों? ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं इससे बहुत शर्मिंदा